मैं बचपन से ही बापू को चिट्ठियां लिखता रहा हूँ, हिंद के नाम से। कभी छोटी और कभी बड़ी, कभी सुख में और कभी दुख में, कभी घर की परेशानियों को लेकर और कभी देश की। जवाब न कभी आना था और न कभी आया। इंतजार बना रहा, बना रहता। पर कल आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा कोई चिट्ठी डाल गया है। लिफाफा खादी का था और खादी के उस लिफाफे से लाल ताजे गुलाब की पंखुड़ियां ऐसे झांक रही थीं जैसे जवाहरलाल की शेरवानी की जेब से झांका करती थी। हैंडराइटिंग उलझी हुई थी और चिट्ठी के चेहरे पर भेजने वाले का नाम लिखा था, मोहनदास। चिट्ठी बापू की थी। आधी रात को आई थी, 15 अगस्त की आधी रात को। संबोधन हिंद के लिए था, इसलिए सुना रहा हूं आप सबको बापू की ये चिट्ठी। प्यारे हिंद, पंडित नेहरू को यहां पर आए करीब 52 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब आज़ादी का जिक्र होता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खासकर तब जब 15 अगस्त करीब हो। आज सुबह भी आए और बेहद भावुक होकर कहने लगे, बापू एक अरसा हो गया आज़ादी से मुलाकात किए। एक बार मिल कर आते हैं, एक बार देख कर आते हैं कि क्या रंग है, क्या रूप है अपनी आज़ादी का। चलिए बापू, एक बार मिल कर आते हैं अपनी आज़ादी से। भावुकता भले ही ज़्यादा रही हो हिंद, पर पंडित जी के सुझाव में दम था। पंडित जी तो फिर भी करीब 17 साल आज़ादी के साथ रहे हैं। मैं तो एक बार भी नहीं मिला आज़ादी से। आज़ादी आई तो तमाम दंगों को साथ लेकर आई। मैं बंगाल में था उस वक्त, भीषण दंगों की आग थी। जब तक बंगाल शांत हुआ तब तक दिल्ली जलने लगी, और जब तक दिल्ली शांत होती तब तक नाथुराम फैसला कर चुका था। मैं यहाँ आ गया, आज़ादी से मिल भी नहीं पाया। इसीलिए पंडित जी ने सुझाव दिया तो मैं तुरंत ही उनके साथ आज़ादी से मिलने प्रजानगर की ओर निकल पड़ा। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें यहाँ के बारे में तो बताना ही भूल गया, प्रजानगर के बारे में। प्रजानगर वो हिस्सा है जहाँ ज़मीन से आई हिंदुस्तानी प्रजा रहती है। इस प्रजा का जो सेवक है, जो इस प्रजातंत्र का तंत्र है, वो तंत्र नगर में रहता है। और इन दोनों से बहुत परे स्वाधीनपुरी है, जिसको तुम ओल्ड एज होम कह सकते हो। यहाँ मैं रहता हूँ और वो हिंदुस्तान रहता है जो प्रजातंत्र से पहले का हिंदुस्तान है। स्वाधीनपुरी से निकले तो हम दोनों को ही उम्मीद थी कि प्रजानगर में घुसते ही आज़ादी मिल जाएगी, पर घंटों ढूंढते रहे, आज़ादी कहीं दिखाई नहीं दी। चिंता होने लगी। पास खड़े किसानों के झुंड से आज़ादी का पता पूछा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गई। बोले, बापू, हमारा सवाल हम ही से कर रहे हैं। ये सवाल तो हमारा आपसे है बापू कि आज़ादी कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कब होगा आपका वादा पूरा। आप हमें भूल गए बापू, पहचान नहीं पा रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में गौर से देखा तो बिल्कुल वही मायूसी, वही लाचारी, वही हताशा दिखाई दी जो उस वक्त हुआ करती थी। मैं तुरंत पहचान गया कि ये किसान तो चंपारण से है। अरे वही चंपारण जहां से मैंने हिंदुस्तान में पहला सत्याग्रह चालू किया था। यादों की लहर दौड़ गई हिंद। मैंने गले लगा लिया उनको। उन्होंने भी बड़ा अपनापन दिखाते हुए मुझे आज़ादी का पता ढूंढने का एक तरीका बताया। बापू, हमारी बस्ती के ठीक पीछे एक विदर्भ के किसानों की बस्ती है। वहां अक्सर जमीन से लोगों का आना लगा रहता है। हर महीने हजारों युवा किसान आज़ादी की तलाश में जमीन से वहां आते हैं। वहां जरूर कोई ना कोई आपको आज़ादी का पता बता देगा। एक बार वहां जाकर जरूर पूछ लीजिए बापू। विदर्भ के किसानों के बस्ती की ओर पहुंचे तो वहां सही में बहुत भीड़ थी।
पैर रखने तक की जगह न थी। कल रात ही एक नई खेप आई थी जमीन से, निराश किसानों की, जिनके लिए सब जगह बनाने में मशगूल थे। सबसे पूछा, पर आज़ादी का पता किसी ने न बताया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उनमें से कुछ किसान मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मेरा चरखा वापस कर दिया, ये कहते हुए कि बापू, जब कपास ही नहीं उगता ज़मीन पर, तब कैसे चलाएं चरखा जीवन का। हिंद विदर्भ की बस्ती से आगे बढ़ा तो कुछ बहनें मिल गई। बड़ी डरी सहमी सी थी। हम उनकी ओर बढ़े तो दूर भागने लगी। जब मैंने आवाज़ लगाकर आज़ादी का पता पूछा तो उनमें से एक, जो थोड़ी निर्भया थी, वापस आई और बोली, हमें तो पता नहीं आज़ादी कहाँ मिलेगी बापू। बहुत कम मिलती है बापू, और ना मिलनी हो तो घर पर भी नहीं मिलती। अम्मा कहती थी रात में नहीं मिलेगी आज़ादी, पर बापू दिन का कौन सा भरोसा है। सब झूठ है, सब भुलावा है। हम सब भी इसी भुलावे में निकले थे घर से, तहस नहस होकर आसमां पर आ गए। पता नहीं कहाँ मिलेगी आज़ादी, हमें तो मालूम नहीं बापू। हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कवियों की एक बस्ती है, जहाँ से अक्सर आज़ादी पर होती हुई जिरह की आवाज़ें आती हैं। उनसे पूछ लो आप बापू, उम्मीद है वो बता पाएंगे पता आज़ादी का आपको। पंडित जी कला के बड़े पारखी रहे हैं। इलाहाबाद से हैं और उस वक्त के सारे बड़े कवि और शायर इनके दोस्त हुआ करते थे। इसलिए कवियों की बस्ती का जिक्र सुना तो तेजी से उस ओर बढ़ गए। बस्ती में घुसते ही एक शायर टकरा गया। आज़ादी का पता पूछा तो मुस्कुराता हुआ बोला, गलत जगह ढूंढ रहे हैं आज़ादी बापू। यहाँ तो मिलने से रही आपको आज़ादी। अगर मिलना ही है आपको आज़ादी से तो तंत्र नगर जाना होगा। हम भी वहीं जाते हैं आज़ादी से मिलने। बस ये है कि अंजाम की गारंटी नहीं है। ये सामने वाला घर है ना, इसमें महाकवि रहते हैं। कल गए थे आज़ादी से मिलने, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, पर लौटे तो हाथ में तंत्र का फरमान था। तंत्र ने अपने सम्मान में महाकाव्य लिखने को कहा है महाकवि से। अब लगे पड़े हैं कल रात से महाकाव्य लिखने में। इसीलिए कहता हूं अंजाम की गारंटी नहीं है। हो सकता है आप कहें कि मजाक उड़ा रहा हूं, पर मैं मजाक क्या उड़ाऊंगा बापू। मेरा खुद का भी यही हाल है। 6 महीने पहले मुशायरा था तंत्र नगर में आज़ादी पर। मेरी बारी आई तो कर दी मैंने कुछ सच्चाइयां बयां। बस इसी बात पर तंत्र गुस्से में आ गया, और गुस्से में तंत्र ने मेरी सारी किताबें जला दी और यह कहकर विदा किया कि अगर लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखो जो दुनिया में किसी को भी बुरा ना लगे। अब 6 महीने से ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं बापू, अभी तक तो मिली नहीं और आगे भी कोई उम्मीद है नहीं। इसलिए सोच रहा हूं कि विरोध में अपने सारे अवार्ड्स वापस कर दूं और ये कविता शायरी छोड़कर कोई और धंधा पानी जमाऊं। अंजाम की गारंटी सही में नहीं है बापू, पर यह सच है कि आज़ादी से अगर मिलना है आपको तो तंत्र नगर जाना पड़ेगा। हिंद पंडित जी प्रधानमंत्री रहे हैं 17 साल। उन्हें खबर है उन रास्तों की जो तंत्र तक जाते हैं। इसलिए तंत्र नगर पहुंच तो गए, पर क्योंकि तंत्र नगर प्रजानगर से बहुत दूर है और प्रजातंत्र के बिल्कुल विपरीत छोर पर है, इसलिए पहुंचते पहुंचते रात हो गई। पर तंत्र नगर की रात भी प्रजानगर के दिन से ज्यादा रोशन थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कार्यालय, गहरी सुरक्षा, इतनी कि जब मैं गेट से अंदर जाने लगा तो मुझे गार्ड ने रोक दिया, शायद वेशभूषा देखकर। वो तो भला है उसके सुपरवाइजर का, जो भागता हुआ आया और समझाने लगा गार्ड को कि भाई देख तो लिया कर, किसको रोक रहा है, पहचान नहीं रहा इनको, अरे बापू हैं बापू।
यही तो हैं जिनकी नोटों पर फोटो है। और ये जो तंत्र नगर की ऐश है ना चारों तरफ, ये सब इनकी वजह से है। फटाफट एंट्री कर रजिस्टर में और जाने दे इनको कार्यालय। हिंद रजिस्टर देखा तो उसमें आज़ादी की 1947 में आने की एंट्री तो थी, पर तंत्र नगर से जाने की एंट्री एक भी नहीं थी। तब एहसास हुआ कि हम व्यर्थ में ही सुबह से आज़ादी को प्रजानगर में ढूंढ रहे हैं। सही कहता था शायर कि आज़ादी तो तंत्र नगर में मिलेगी। पहुंचे तंत्र नगर के कार्यालय। कार्यालय का हाल तुम्हें क्या बताऊं। तमाम एप्लीकेशंस, फाइल्स, टेबल्स और बाबुओं की जद्दोजहद के बाद मौका मिल पाया मंत्री जी से 5 मिनट मुलाकात का। उनके कमरे में जाने का। क्या कमरा था, एकदम आलीशान, सारी सुख सुविधाओं से लैस, बिल्कुल अंग्रेजी वाइसरॉय माउंटबेटन के ऑफिस जैसा। बस एक फर्क था, मंत्री जी की कुर्सी के पीछे मेरी फोटो लगी थी, डांडी मार्च वाली, वही जब नमक बनाने चले थे हम सब। मैंने वहीं से बात शुरू की। मैंने कहा, मंत्री जी, नमक उधार है आपकी पीढ़ी पर। प्रजानगर से आ रहा हूं, आज़ादी से मिलने गया था, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, आज़ादी कहीं मिली नहीं। आप सेवक मुकर्रर किए गए थे आज़ादी को प्रजानगर तक पहुंचाने के लिए, पर आज़ादी पहुंची नहीं, काम हुआ नहीं, कोशिशें हुई नहीं मंत्री जी। बापू, आप कैसे कह सकते हैं कि कोशिशें नहीं हुई? मंत्री जी बात काटते हुए बोले। ये जो कमरा है जहां आप बैठे हैं, इसके ठीक पीछे एक और बहुत बड़ा कमरा है। जाकर देखिए, वहां आपको दस्तावेज पर दस्तावेज, फाइल्स पर फाइल्स, पॉलिसीज पर पॉलिसीज, संशोधन पर संशोधन, कोशिशों का एक बहुत बड़ा अंबार मिलेगा जो की गई आज़ादी को प्रजानगर तक पहुंचाने के लिए। कोशिशें की जा रही हैं बापू, पर इसमें वक्त लगता है। मैं मानता हूं वक्त लगता है, पर कितना? अरे, इससे कम वक्त में तो हम लोग आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथ से ले आए थे। वक्त कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मंत्री जी। वहाँ प्रजानगर में लोग आंखें बिछाए आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये इंतज़ार नाउम्मीद होने तक ही सहना है तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आप अनुमति दीजिए मुझे, मैं आज़ादी को प्रजानगर तक ले जाऊँगा। मेरी गुजारिश है कि आप मुझे आज़ादी को प्रजानगर तक ले जाने दें मंत्री जी। मंत्री जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और तेज आवाज में बोले, कैसी बात करते हैं बापू आप? चंद घंटों में आधी रात है और उसके बाद भोर में आज़ादी का जश्न। सारी दुनिया देखने आएगी आज़ादी को, और आप प्रजानगर ले जाना चाहते हैं। आपको मालूम है बापू कि आज़ादी को अगर किसी दिन सबसे ज़्यादा खतरा होता है तो वो होता है 15 अगस्त पर। हर तरफ चेकिंग है, पुलिस है, सुरक्षा की चिंता है, और आप प्रजानगर ले जाना चाहते हैं जहां खतरा ही खतरा है। नहीं बापू, यह असंभव है। इसकी उम्मीद ही छोड़ दें आप। हाँ, आप चाहें तो आज़ादी से मिल सकते हैं, ज़रूर मिल लें। बगल के कमरे में जश्न के लिए तैयार हो रही है आपकी आज़ादी, जाइए मिल लीजिए। हम दोनों को ही समझ में आ गया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और फिर मंत्री जी के 5 मिनट की म्याद भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए आगे कुछ नहीं कहा हमने। बगल के कमरे से गुजरे तो आज़ादी से मिलने की हिम्मत तो ना हुई, पर क्योंकि जिंदगी भर इंतज़ार किया था इसलिए मन भी न माना। झांक कर देख ही लिया कमरे में। अंदर कल के जश्न की तैयारी चल रही थी। कई सारे आवरणों के बीच में घिरी थी आज़ादी। आभूषण ही आभूषण, श्रृंगार ही श्रृंगार।
बदन पर श्रृंगार तो जरूर था, पर संवेदना में शायरी न थी। आंखों में रोशनी तो जरूर थी, पर अंधेरों से वाकिफ न थी। काठी तो नई जरूर थी, पर बनावट में माटी न थी। रंग तो मध्यम जरूर था, पर रूप में भारती न थी। मैं और पंडित जी रुक नहीं पाए। तेजी से तंत्र नगर से निकल पड़े और तब तक बढ़ते रहे जब तक कि स्वाधीनपुरी का वो मोड़ नहीं आ गया जहां से मेरे और पंडित जी के रास्ते जुदा होते थे। मैंने कुछ कहना चाहा, पर पंडित जी की आंखों में आंसू देखकर कह नहीं पाया। पंडित जी भी कुछ नहीं बोले, तेजी से अपने घर की तरफ निकल गए। जल्दी में वो ये भूल गए कि उनकी शेरवानी से लाल गुलाब नीचे गिर पड़ा है। मैंने वो गुलाब उठा लिया हिंद। उस संग्राम का सौंदर्य था वो। उठाते वक्त जमीन की ओर निगाह गई तो देखा कि अगस्त की मीठी फुहारों से भीगे हिंदुस्तान में गहरी अंधेरी आधी रात थी और सब सो रहे थे। सिर्फ लाल किला जगा था आज़ादी के जश्न की तैयारी में। सर से पैर तक सजा था किसी दूल्हे की तरह, जैसे पहली मुलाकात हो आज़ादी से। एक एक हिस्सा ऐसे रोशन था जैसे अभी देश का अंतिम घर रोशन हुआ हो, और इस रोशनी तले सारा देश छुट्टी पर था कर। ऐसे जैसे अभी अभी सब आज़ादी के उस लंबे संघर्ष से लौटे हों और विश्राम की तैयारी में हों। ऐसे जैसे अभी अभी नमक बना हो सागर के तट पर और सत्याग्रहियों के साथ लौटे हों साबरमती के आश्रम में। ऐसे जैसे अभी अभी नज़र बंद करने वाली सरकार से नज़रें बचा कर निकले हों जर्मनी जापान की ओर और लौटे हों देश में फौजों को लेकर। ऐसे जैसे अभी अभी आधी रात हुई हो और जवाहरलाल के साथ पहुँचे हों सफ़ेद शेरवानी, लाल गुलाब और एक खूबसूरत सी स्पीच पहनकर अंग्रेज़ों से अपना देश वापस लेने। Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. India will awake to life and freedom. India will awake to life and freedom. हिंद, भोर हो और आज़ादी आए तो मेरा सलाम कह देना। शुभ रात्रि, तुम्हारा बापू।